गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग कामिनी, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग तनु, प्रेक्षा आपने टेस्ट नहीं दिया है ना? प्रेक्षा, प्रेक्षा आवाज आ रही है? और मधु, आपके इतने कम मार्क्स क्यों हैं? मधु, यस सर। इतने कम मार्क्स क्यों हैं? सबसे कम शायद आपके ही हैं। यस सर। क्यों? सर तो थोड़ा इंग्लिश में है ना तो प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझ नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, समझ तो आ रहे हैं। हम्म। थोड़ी इंग्लिश है ना, हिंदी मीडियम में तो। तो एक काम ये करो ना, देखो मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप बायो के बारे में अगर चैप्टर पढ़ते हो, चलो वो तो जब हम पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। लेकिन अभी भी मान लो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली जो दोनों बुक्स हैं उनको लेकर बैठो। हिंदी की बुक यस अगर सर। आपके पास है तो उसको लेके बैठो और इंग्लिश वाली पीडीएफ ओपन कर लो। जैसे एक पैराग्राफ आपने हिंदी वाला पढ़ लिया, उसके बाद एक बार उसको इंग्लिश से भी पढ़ लो। देखो ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो, करने को मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस करवा दूं, हिंदी में भी आप एग्जाम दे दोगे, हिंदी में भी क्वेश्चंस आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब होगी? जब नर्सिंग कोर्स करोगे ना, वहां पे जब आपको सारी चीजें इंग्लिश में मिल रही होंगी, तब मतलब ये मतलब जो फेज है ना ये फिर से आ जाएगा। समझ रहे हो? तब फिर आप ये सोचो कि उसको डील कैसे करोगे। तो इसलिए कोशिश करो, अभी आपके पास टाइम है काफी सारा, तो कोशिश करो इंग्लिश में स्विच करने की। हिंदी हिंदी पर बेस्ड मत रहो। अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी की बुक भी लेकर बैठो एंड उसके बाद एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ हिंदी की बुक से पढ़ो और उसके बाद उसी को इंग्लिश में भी पढ़ो। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। तो अब ऐसे ही करना, ठीक है? और वैसे भी ओके जो सर। साइंटिफिक टर्म्स होते हैं वो तो देखो हिंदी वाली बुक में भी इंग्लिश में ही रहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। अब भाई फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस ही लिखा है शायद एनसीईआरटी में, है ना? तो जो भी ऐसे टर्म्स है वो तो देखो इंग्लिश में ही रहते हैं, बाकी लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में रहती है, तो उसको दोनों को पढ़ो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूव होगा एंड फिर यहाँ पर तुम स्विच भी करने में काफी ज्यादा सक्षम रहोगे, ठीक है? प्रेक्षा, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया है? रिप्लाई करो भाई, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रेक्षा, प्रेक्षा सेमवाल, घर से बाहर थी? भाई टेस्ट ऐसा है कि अगर घर से आप बाहर भी हो तो भी आप दे सकते हो। आपको बायो का टेस्ट देना था, लिखना नहीं था उसमें, खाली ऑप्शन चूज करने थे।
ठीक है, और इससे पहले वाला दिया था वो भी नहीं दिया था, परसों वाला। उसमें कितने मार्क्स थे परीक्षा? 32। चलो अब टेस्ट मिस मत करना, ठीक है। चलो फिर अब वो वाली वर्कशीट खोल लो, जो दूसरी वाली थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाली, उसको जल्दी से ओपन कर लो, ठीक है। उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अभी आज कर ले रहे हैं, फिर कल से फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। बस कॉसेटी वगैरह जो सब है वो पढ़ेंगे कल। चलो, तो सेकंड वाली वर्कशीट के सभी ने कर रखे हैं? यस या नो? बताओ, अजय किए हैं? सर कुछ कुछ किए हैं। ठीक है भाई, करते रहो। देखो ऐसा है, कुछ कुछ करो या जो भी करो, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने दिया तो बस भूल गए या छोड़ दिया, करना जरूर है। भले ही कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भले ही अगर मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसमें से 4-5 ही कर लो, लेकिन कर जरूर लो। चलो फिर स्टार्ट करें, ठीक है। तो 13th नंबर का क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 करके, जो इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वर्कशीट आई थिंक पता नहीं 13 है कौन सी है। So, while studying the relationship between stress and strain in an experiment, it has been observed that the ratio of stress to strain is a constant quantity for a particular material. This constant is really usually referred to as, क्या कहते हैं भाई? C, ठीक है। C होता है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं आपको 3 केसेस में बता चुका हूं। अगर मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, यानी कि टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो यंग्स मॉडुलस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा तो बल्क मॉडुलस, और अगर शियर स्ट्रेस होगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी विद एन इलास्टिक लिमिट देन इट इज प्रोपोर्शनल टू डैश वेयर एक्स इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। बताओ क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी बताओ, ये तो इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा एक्स, क्योंकि आपको पता है इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस किसके, स्ट्रेन के। और स्ट्रेन बेसिकली क्या है, वही जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, उसी को हम स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका सी हो गया। फिर नेक्स्ट, इफ स्ट्रेस ऑन अ बॉडी इज इंक्रीज देन एज पर हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज, क्या होगा? अगर स्ट्रेस बढ़ाया जाएगा बॉडी पे तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो में क्या होगा? ए। भाई ये ए कहने वाले, मुझे ये बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को हम क्या कहते हैं भाई? यंग्स मॉडुलस कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, या शेयर मॉडुलस कहते हैं? और वो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है ना, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। खुद सोचो भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या आता है? यंग्स मॉडुलस के बराबर तो आता है, या बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस के बराबर। तो वो एक कांस्टेंट नहीं है क्या? हर मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो इंक्रीज कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ओबे हुक्स लॉ, कौन सा वाला करेगा? इजी सा ये भी,
बताओ 16th वाला बताओ जल्दी से। ठीक है, सी होगा। ठीक है, तो सी में क्या है, आप देख रहे हो लीनियर कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है हुक्स लॉ के केस में, तो सी वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसके बाद 17th क्वेश्चन, अ कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, a deforming force F is applied to this composite wire which causes a total elongation of 1 centimeter. The two wires will have, क्या होगा भाई दोनों वायर्स में? बी। ठीक है, और बाकी लोगों ने नहीं किया क्या? बी होगा। ठीक है, देखो कंपोजिट वायर का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लो। देखो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि हमने क्या करा, ये ऊपर मान लो सीलिंग है, यहां से हमने कौन कौन से वायर थे, कॉपर एंड स्टील वायर। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ से इतना टुकड़ा कॉपर वायर का ले लिया, और इसके नीचे यहां से मान लो मैंने स्टील वायर ले लिया। ठीक है, तो ये आपका कॉपर का वायर हो गया, ये वाला कॉपर वायर, और ये वाला मान लो हो गया स्टील वायर। मतलब इन दोनों को जोड़ रखा है, एंड जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कुछ लोड लगा दिया। ठीक है, मास एम लगा दिया सपोज, तो इस पे लोड जो है एम जी के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों वायर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है अगर इस पे एफ अप्लाई किया जाता है। मान लो ये कितना हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो गया एम जी। ठीक है, तो ये टोटल एलोंगेशन, यानी कि टोटल एलोंगेशन जो है पूरी तार को, मतलब कॉपर प्लस स्टील का जो पूरा तार है, ये 1 सेंटीमीटर खिंच जाता है। तो दोनों वायर्स में देखो क्या होगा, सेम स्ट्रेस होगा। अब सेम स्ट्रेस क्यों होगा, बिकॉज जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और इसने पहले ही बोल दिया कि इनका जो डायमीटर है वो सेम है। डायमीटर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, रेडियस सेम होगी। रेडियस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, एरिया सेम होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सेम होगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स एफ ही लग रहा है, तो फोर्स तो देखो दोनों वायर पे बराबर ही लगेगा, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले वायर के लिए भी एफ बाई ए हो जाएगी, और दूसरे वाले वायर के लिए भी क्या हो जाएगी, एफ बाई ए हो जाएगी, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है और फोर्स भी दोनों पे सेम लग रहा है। तो एफ बाई ए क्या हो गया, दोनों पे स्ट्रेस क्या हो गया, सेम हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन अलग अलग होगा। अब स्ट्रेन अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि भाई इनका इलास्टिक मॉडुलस अलग अलग होता है। क्योंकि आपको पता है स्टील क्या है, ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेरिजन टू कॉपर। ठीक है, स्टील का जो वायर होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ज्यादा इलास्टिक का मतलब ये है कि इसमें इलोंगेशन कम आएगी, लेकिन कॉपर के वायर में इलोंगेशन थोड़ी ज्यादा आएगी, मतलब उसी पर्टिकुलर एफ फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन जो है, यानी कि चेंज इन लेंथ दोनों में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बढ़ाकर वो पूछ सकता था कि भाई कौन सा वाला वायर इसमें से ज्यादा डिफॉर्म होगा या एलोंगेट होगा, तो ये कॉपर वाला होता, और स्टील वाला जो है वो आपका कम होता। क्योंकि आपको पता है स्टील वाले के केस में स्टील वाला जो होता है क्या होता है, स्टील वाला आपका ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, लाइक जैसे ये कंपोजिट वायर का आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपका। जैसे मान लो हमने क्या करा, ये रॉड लगा दी यहाँ पे इस तरीके की। ठीक है, तो एक रॉड ये हो गई, और एक रॉड इसके आगे ये वाली हो गई, और ये दोनों अलग अलग मटेरियल की हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की हैं, और बोल दिया कि भाई इस पे नीचे एफ फोर्स लग रहा है। तो ये मान लो कॉपर की वायर है, ये मान लो स्टील की है, तो बताओ इसमें कितना स्ट्रेस होगा, इसमें कितना स्ट्रेस होगा। तो जितना फोर्स लग रहा होगा, अगर इनका मतलब एरिया सेम है, तो सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि एरिया इनका सेम हो सकता है ऊपर वाला वायर जो है वो ज्यादा मोटा हो इस तरीके से, और नीचे वाला कम मोटा हो। तो ऊपर वाले का जितना एरिया होगा आप उसको डिवाइड करोगे ये स्ट्रेस निकालने के लिए, और जितना ये नीचे वाले का होगा उतना एरिया आप लोगे सेकंड वाले में स्ट्रेस निकालने के लिए। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, आपको फिर ये वाला फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, वाई एल अपॉन ए डेल्टा एल।
ये किसकी वैल्यू होती थी? स्ट्रेन की वैल्यू होती है ना ये वाली, वाई एल अपॉन ए डेल्टा एल, आई थिंक एफ की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, फिर इससे आप जो भी निकालना चाहो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेन निकालो तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, on applying a stress of 20 into 10 की power 8 Newton per meter square, the length of perfectly elastic wire is doubled. Its Young's modulus will be, बताओ किया ये? बी, ठीक है, बी क्या है? ठीक है, तो अब कशिश आप बताओ मेरे को, कशिश चंदोला, कि ये बी कैसे होगा? सर स्ट्रेस हमने ले लिया, हम्म सर स्ट्रेस हम ले लेंगे 20 × 10⁸ न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। हम्म एल हम ले लेंगे, एक्स मान लिया हमने, हम्म और डेल एल हमने ले लिया 2x, क्योंकि हमें बोला है कि डबल हो गई है ना। हम्म तो मैंने 2x माइनस डेल एल को मैंने 2x माइनस एक्स ले लिया, हम्म, क्योंकि डबल हो रही है तो उसमें इनिशियल माइनस कर देंगे। तो ठीक है, उसके बाद हमने यंग मॉड्यूलस हमारा जो होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो मैंने वो लिया है। हम्म उसके बाद मैंने स्ट्रेस को हम्म दूसरी साइड ले गई हूँ, हम्म, मतलब ठीक है, स्ट्रेस को छोड़ दिया उधर, स्ट्रेन को y के साथ ले गई हूँ, ठीक यंग है, ठीक मॉड्यूलस के साथ। है, उसके बाद सॉल्व करके वही आ गया। ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये किसको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, किससे नहीं हो पाया ये वाला, जल्दी बताओ। रितु आपको आ गया? एक बार बता दो सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, रितु आपने कर लिया? रितु आपके कल भी मार्क्स कम थे। नहीं किया तो बता क्यों नहीं रहे हो फिर, हैं? और टेस्ट पे ध्यान दो, ठीक है। बायो के देखो टेस्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा रिवीजन होता रहेगा उससे, तो प्लीज उसको अच्छे से दो। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि भाई स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दी है 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दिए, और ये बोला है कि भाई ये परफेक्टली इलास्टिक वायर है और इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाती है जब हम इतना स्ट्रेस लगाते हैं, यानी कि इतना फोर्स अगर हम पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वायर की वो डबल हो जा रही है। तो मान लो अभी हमारा स्ट्रेस इतना है, और इस केस में, स्ट्रेस के केस में हमने मान लिया कि इसकी जो इनिशियल लेंथ थी, ठीक है, एल इनिशियल जो थी वो हमारी कैपिटल एल के बराबर है, ठीक है। और एल फाइनल जो यहाँ पर हो गई वो डबल हो गई, यानी कि 2L हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा एल अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, यानी कि 2L माइनस एल हो जाएगा, यानी कि एल के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एल के बराबर हो गया। और अब आपसे ये बोला है कि भाई आपका जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना होगा। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो आपका क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। और स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी है 20 × 10⁸ क्लियर है। और स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ एल इनिशियल, तो डेल्टा एल बाई एल इनिशियल हो जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू एल आई, एल इनिशियल जो था वो भी कितना था? एल के बराबर था, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब आप करोगे यहाँ पे यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए, तो स्ट्रेस की वैल्यू तो आपको 20 × 10⁸ दी है, स्ट्रेन आपकी क्या, स्ट्रेन कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन तो था, इसमें कितना कुछ करना क्या था। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of length 2 meter is made from 10 centimeter cube of copper. A force F is applied so that its length increases by 2 mm. Another wire of length 8 meter is made from the same volume of copper. If the force F is applied to it, its length will increase by.
बताओ कैसे होगा ये कल वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था उसी के बेसिस पे हम करेंगे। किस किसने किया ये वाला, बताओ, किया है ये, आंसर निकाला है? अच्छा, स्नेहा को नहीं आया, और जिसको आया है वो बताओ आया है, और जिसको नहीं आया वो बताओ कि नहीं आया है, ठीक है। चलो, नहीं आया, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को। चलो, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आपसे ये बोला है जो क्वेश्चन में पहले दिया होता है ना उसको सारी चीजें लिख लिया करो। तो एक वायर आपको दी है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और ये जो है कॉपर की बनी है। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर जो है, ये आपका कौन सा है, 19th है ना। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर जो आपको यहाँ पर दी है वो 2 मीटर के बराबर दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। मैं इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा कितना होता है। जल्दी से बताओ ये 10 सेंटीमीटर क्यूब मीटर में कितना होगा, मीटर क्यूब में। ये मैं करा चुका हूँ, इससे रिवीजन हो जाएगा। रितु, मधु, आप लोग भी बताओगे अभी? और बाकी लोग भी कैलकुलेट करो जल्दी से। जल्दी बताओ। रितु, मधु, कर लिया? और बाकी लोगों ने किया, स्नेहा, कशिश? कितना आया बताओ? 10⁻⁻5। -5 मीटर क्यूब? यस सर। अच्छा, कशिश का भी इतना ही आ रहा है। और स्नेहा कितना आया?
कनिष्का आपने नहीं किया कैलकुलेट? नहीं सर, कर रही हूँ। भाई इतनी देर में करोगे तो कैसे होगा? स्मृति, बस अब सब लोग वही छाप के लिख दो 10⁻⁵, ठीक है? भाई इतना टाइम लगा रहे हो ये जरा सा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, कैसे करोगे न्यूमेरिकल्स फिर? बताओ भाई, 10 सेंटीमीटर क्यूब है ये। 10, फिर सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। इसका क्यूब कर दिया आपने, ठीक है? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2 होते हैं। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻2। तो ये 10 हो गया इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3, 10⁻⁻6 हो गया मीटर क्यूब। इसका मतलब है जब आप इसको सॉल्व करोगे 10⁻1 है, -6 + 1 यानी कि 10⁻⁻5 हो जाएगा। हाँ कृष्णा, गलत है आपका, ठीक है? 10⁻⁻5 होगा ना, मल्टीप्लाई भी तो करोगे 10 को। या तो ऐसे बोलो कि 10 इंटू 10⁻⁻5 -6। अगर पूरा बोल रहे हो तो 10⁻⁻5 आएगा। और भाई प्लीज ध्यान दे लो, रिवीजन कर लो पिछले चैप्टर का अगर ये सब नहीं आता है। अब देख लो, ये बेसिक चीजें मैं ऑलरेडी इतने अच्छे से समझा चुका हूँ ना, फिर भी नहीं हो पा रही है। और ये नहीं होंगी तो फिर कैसे करोगे? अभी इतने सारे चैप्टर अभी बाकी हैं, ठीक है? तो अब देख लो क्वेश्चन होना कैसे है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पर आपको लेंथ दी है कॉपर वायर की, जो कि 2 मीटर के बराबर है। वॉल्यूम इसका दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने चेंज कर लिया, अब पता नहीं चेंज करने का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे आपसे पूछना था ये, ठीक है? तो ये 10⁻⁻5 मीटर क्यूब हो गया। इस पे फोर्स लग रहा है F, और इसमें चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल जो आ रहा है वो 2 mm आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा है, ठीक है? अब देखो, ये यूज होना हो या ना होना हो, आपको हमेशा ऐसा यूनिट में चेंज करना ही करना है, अगर आपको लगता है कि भाई ऑप्शन जो है सारे के सारे ऐसे यूनिट के टर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक है? तो अब उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा वायर दिया है, जिसमें क्या करा है, उसी कॉपर मेटल का जो सेम वॉल्यूम है वो लिया गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। उतनी वॉल्यूम का जो है लेंथ जो है उसकी 8 मीटर है। तो यहाँ पर अगर उतना ही वॉल्यूम कॉपर ले लिया गया है और उसी को मतलब मेल्ट करके 8 मीटर लंबा वायर बना दिया गया है, तो इसका मतलब है ये वाला वायर भी कॉपर का ही होगा, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम भी 10⁻⁵ मीटर क्यूब के बराबर हो गया, क्योंकि सेम वॉल्यूम कॉपर से बना गया है, बस चेंज क्या करा है, लेंथ को चेंज कर दिया, ठीक है? अब फोर्स जो है, फोर्स इसमें भी F लग रहा है। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता है, मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं, ठीक है? स्ट्रेस क्या होता है? F/A होता है, और ये क्या होता है? डेल्टा L/L होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये F/A हो गया, डेल्टा L/L ये ऊपर L चला जाएगा और डेल्टा L नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो y की वैल्यू जो है FL/A डेल्टा L, ये आपको फॉर्मूला पहले से मैंने करवा रखा है, ठीक है? तो इसी का हम जो है यहाँ पर इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है? तो अब आगे क्या करना है? अब आगे देखो, आपको यहाँ पे एरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? एरिया के बारे में आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है और लेंथ दिया है। तो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, हम उसी को यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? V/L हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है? जो इसकी लेंथ होगी वायर की। तो वॉल्यूम मान लो कितना है? 10⁻⁵ है मीटर क्यूब में, और लेंथ जो है वो 2 मीटर के बराबर है। तो ये मेरा क्या हो गया? एरिया की वैल्यू हो गई, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर फोर्स F लग रहा है, और यहाँ पर भी फोर्स F लग रहा है वो सेम। अगर मैं इस फोर्स F की वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, इधर डाल दूं, तो मुझे ये वाली डेल्टा L की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज बाकी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो पहला केस अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और उसमें ये वाला फॉर्मूला अगर लगाता हूँ, तो मेरे पास जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? F, ठीक है?
ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एफ की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, वाई बाई एफ कर सकते हो, और यहाँ पे दूसरी साइड पे आप एल अपॉन ए डेल्टा एल कर सकते हो। ठीक है, तो ये करा आपने। अब ये जो y है ये दोनों मटेरियल के फिक्स है, और एफ भी जो है ये दोनों मटेरियल के लिए फिक्स है। समझ आ रही है कुछ बात? यंग्स मॉडुलस दोनों के केस में क्या है, कॉपर कॉपर है तो कॉपर का यंग्स मॉडुलस दोनों के केस में सेम होगा, और फोर्स भी दोनों के केस में एफ एफ सेम लग रहा है, यानी कि वो भी सेम होगा। तो ये y बाई एफ को मैंने एक तरफ कर लिया, और मेरे पास राइट साइड में बचा एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो एल अपॉन ए डेल्टा एल की वैल्यू फर्स्ट केस से मैं रख लेता हूँ, एल की वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर दी हुई है, लेंथ जो दी है वो आपको 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, या आप सिंपली क्या कर सकते थे, आपको जैसे v इक्वल टू ए डेल्टा एल यूज नहीं भी करना है, v इक्वल टू ए इंटू एल, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो तो आपको क्या मिल जाती है, v बाई एल मिल जाती है। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मान लो किसी और टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम वैल्यू को रख दे रहे हैं, लेकिन अगर कंपेरिजन करने का रास्ता नहीं होता तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये अगर मैं एरिया की वैल्यू v बाई एल यहाँ पर रख देता हूँ, तो एल अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, v बाई एल हो गई यहाँ पे, इंटू डेल्टा एल हो गया। अब ये एल जो है वो ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे कितना हो गया, वी डेल्टा एल हो गया। तो पहला जो मेरे को ये मिल गया y बाई एफ की वैल्यू, वो मेरे को इतनी मिल गई, y बाई एफ इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन वी डेल्टा एल। अभी इसको क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। अब दूसरा वाला केस लेते हैं, केस टू। केस टू में भी यही होगा, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, y बाई एफ इज इक्वल टू एल अपॉन ए डेल्टा एल था, तो इसको भी हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट करके यही सिंपल सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको वॉल्यूम जो दिया है वो सेम दिया हुआ है, ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन सेकंड हो गई, ये सेकंड वाले केस के लिए, ये फर्स्ट वाले केस के लिए, दोनों हम सेम रिलेशन लगा रहे हैं। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में y बाई एफ है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में y बाई एफ है। अब लेंथ को हम अलग अलग कर लेते हैं, ये मान लो लेंथ हो गई फर्स्ट केस की L1, ये डेल्टा L1 हो गई, वॉल्यूम तो दोनों के केस में सेम है, यहाँ पर ये L2 लेंथ हो गई, और ये डेल्टा L2 हो गई, बस इतना सा चेंज कर लेना है, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। अब y बाई एफ दोनों में है, तो हम अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उनको इक्वलाइज कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर अपॉन v डेल्टा L1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन v डेल्टा L2, इतना रिलेशन हमको मिल गया दोनों का राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करते हैं। तो v से v तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन आया वो आया L1 स्क्वायर अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन डेल्टा L2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, L1 और L2 को एक तरफ ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। ठीक है, इतना जब आ गया तो L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, मुझे इसकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो L1 की वैल्यू आप देखोगे, फर्स्ट केस में जो वायर की लेंथ थी वो थी आपकी 2 मीटर के बराबर। ठीक है, 2 मीटर के बराबर थी, तो वही 2 मीटर में यहाँ पर रख दूंगा। L1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन L2 की लेंथ आपको यहाँ पर दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर इन केस 2, तो लेंथ ऑफ वायर इन केस 2 दी थी आपको 8 मीटर के बराबर, तो ये मैंने रख दिया 8 का स्क्वायर। ठीक है, मीटर मीटर है। फिर डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, तो डेल्टा L2 की वैल्यू तो निकालनी है, और डेल्टा L1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी फर्स्ट केस में, जो यहाँ पर चेंज इन लेंथ आ रहा था, तो डेल्टा L1 की वैल्यू जो है वो आपको ये दी थी 2 mm, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो इसको रख लेता हूं मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन डेल्टा L2। ठीक है, तो 4 से 64 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 16 जा, और डेल्टा L2 की वैल्यू जो है वो इधर ले जाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, और 16 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 32 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि 32 mm जो है इसकी वैल्यू आ गई। इतना मीटर में आया ना, तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 1 mm, तो 32 mm आ गया। ऑप्शन किस में दिए हुए हैं आपको, सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसको सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हो।
सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होते हैं, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। या ऐसे ही कर लो, ये 32 इंटू 10⁻³ मीटर था, इसको सेंटीमीटर में अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मीटर को इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया 32 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, वरना तो ये 4 लाइनों में क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, आगे समझ सभी को? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो, कहीं पर भी। चलो ठीक है फिर। उसके बाद नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज 4 mm एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज दिस मच, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1%। ये तो कर ही लिया होगा, और नहीं भी करा है तो खुद से करना फिर ये। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर? किया है 28th वाला? बताओ। 360। 360 पाई। यस सर। ठीक है, 360 पाई। चलो चेक कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, सही आ रहा है, 360 पाई न्यूटन आएगा। अब इसे अपने आप कर लेना, ये अब मैं नहीं करवाऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द फॉलोइंग 4 वायर्स ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R आर मेड ऑफ सेम मटेरियल व्हेन दे आर इन द सेम टेंशन द लार्जेस्ट एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन। किसमें होगा? बता सकते हो किसमें होगा? लेंथ L है, रेडियस R है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। KI-21 वाला? शान कैसे बैठ जाते हो भाई? नहीं किया सर। नहीं किया तो देखो करना कैसे है। यंग्स मॉडुलस का रिलेशन आपको पता है, अभी मैंने बताया था, FL अपॉन A डेल्टा L, ये रिलेशन आपके पास होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपको दिया है, ये मतलब जो टेंशन दिया है वो फोर्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब L और R के बीच में रिलेशन आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर आप इसको ये करो तो कितना हो जाएगा, F इंटू एल अपॉन एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है, πr² हो जाती है, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, डेल्टा L अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, FL अपॉन πr² इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो y आपका कांस्टेंट है क्योंकि सेम मटेरियल है, फोर्स भी आपका मतलब सेम लग रहा है, और पाई भी एक कांस्टेंट है। तो डेल्टा L की वैल्यू यहां से देखोगे वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L/r² की। बस ये रिलेशन आपने निकाल लेना है। इस रिलेशन को सॉल्व करोगे चारों केसेस में, L/r², जिसमें ज्यादा उसमें डेल्टा L ज्यादा, बस इस रिलेशन को यूज करना है। ठीक है, तो अब 8:30 पे मिलेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लो, जिसने नहीं करा है, सभी ने नहीं करा है ना, तो इसको जल्दी से कर लो। डेल्टा L बाय मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/r², ये यूज करना आपने। इसको करो, फिर मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा क्या आंसर आ रहा है इसका। चारों केसेस में वैल्यू को अप्लाई करके देखो, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा किसमें सबसे ज्यादा